गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उत्कर्ष क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग होमवर्क सीरीज के डे 27 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया की सबसे ऊंची सुरंग सिकुला सुरंग का निर्माण शुरू किया गया। यह कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो सिकुला सुरंग 15,800 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। और सिकुला सुरंग की अवस्थिति की बात करें तो सिकुला सुरंग हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? तो सेला सुरंग को इंटरनेशनल ऑफ बुक ऑनर में भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। अगर सेला सुरंग की हाइट की बात करें तो 13,000 फीट सेला सुरंग की हाइट हो जाएगी। अगर बात करें कि सेला सुरंग किसको जोड़ती है तो सेला सुरंग असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि सुरंग के मैटर में कभी भी ये पूछा जाता है कि कौन किस राज्य को जोड़ा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश से असम को सेला सुरंग जोड़ती है। वहीं अगर हम लोग अटल सुरंग की बात करें तो अटल सुरंग का पुराना नाम रोहतांग सुरंग भी हो जाता है। वहीं अगर इसकी लंबाई की बात करें तो अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अटल सुरंग मनाली को लेह से जोड़ती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया तथा किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है और ये विकसित किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये थल सेना के द्वारा विकसित किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें पहले फ्लोटिंग सोलर सोलर पार्क की तो ये मध्य प्रदेश में है। पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। खिलौना पार्क की बात करें तो खिलौना पार्क गांधीनगर में बनाया जा रहा है। वहीं अगर हम लोग जनजातीय पार्क की बात करें तो जनजातीय पार्क रांची में बनाया जा रहा है। ये आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का स्थान तीसरा है। अगर पहले स्थान की बात करें तो फर्स्ट पे चाइना है, और वहीं अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड पे यूएसए है और तीसरे नंबर पे हमारा भारत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कैंपस विकसित किया गया है? तो नालंदा में विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कैंपस विकसित किया गया है। नालंदा की बात करें तो हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया और नालंदा विश्वविद्यालय का तत्काल में 2024 में उद्घाटन किया किसने था? तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। वहीं राजगीर खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा में ही राजगीर खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने हाल ही में किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लचित बुरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो लचित बुरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम के जोरहाट में किया गया है। ये जोरहाट एक जगह है असम का ही, तो वहीं पे लचित बुरफुकन की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। उसकी हाइट कितनी है? हाइट 125 फीट हो जाएगी। और इसको एकता के प्रतीक की बात करें, अगर एकता के प्रतीक की बात करें यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का कहाँ पे बनाया गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाया गया है और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा है। इसकी हाइट की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 फीट हो जाएगी। ये भी पूछता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पे बनाई गई है? तो साधुवे द्वीप पर ये बनाई गई है। वास्तुकार की बात करें तो रामसुतार इसके वास्तुकार हो जाएंगे और वहीं नदी की बात करें तो नर्मदा नदी पे ये बनाया गया है। अगर हम लोग बात करें कुछ प्रतिमाओं की, जैसे ज्ञान की प्रतिमा की बात करें तो ज्ञान की प्रतिमा अंबेडकर की हो जाएगी और ये महाराष्ट्र में बनाई गई है। वहीं अगर हम लोग समानता की प्रतिमा की बात करें तो समानता की प्रतिमा की बात करें तो ये रामानुजन की प्रतिमा हो जाएगी और ये हैदराबाद में बनाई गई है। तो ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हाल ही में गुजरात में हुआ है। और पूछे कि ओखा से द्वारका को
ये सुदर्शन सेतु जोड़ता है। उद्घाटन की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, देश की पहली बहुप्रशिक्षित अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में शुरू की गई है। नदी की बात करें तो हुगली नदी पे ये प्रारंभ की गई है। वहीं अगर वाटर मेट्रो की बात करें, तो ये कोचीन में हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया है? तो अमृत भारत का शुभारंभ बोले तो ये 6 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अमृत काल के समय की बात करें तो 2021 से 2047 तक अमृत काल का समय हो जाएगा। यानी अभी हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के तहत किन 2 भारतीय राज्यों को जोड़ा जाएगा? तो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के तहत केरल को लक्षद्वीप से जोड़ा जाएगा। इसके लक्षद्वीप से जोड़ा जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया? तो कुंभ को 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है और ये 4 धामों की बात करता है। 4 धामों में कौन-कौन हो जाएंगे? पहला हरिद्वार हो जाएगा, वहीं दूसरा उज्जैन हो जाएगा, तीसरे की बात करें तो प्रयाग हो जाएगा और चौथा नासिक हो जाएगा। ये 4 धामों की बात करता है। आगे देखते हैं, अगला है, हाल ही में किस विधानसभा द्वारा हो जनजातीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई? तो हो जनजातीय जो है ये झारखंड की एक जनजातीय समूह है जिसकी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने यानी की मांग की गई है। अनुसूची 8 की बात करें तो अनुसूची 8 में भाषा को रखा गया है। भाषा की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कुल 22 भाषा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने नहरों का जाल बिछा दिया था पूरे भारत में। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक में ही दासों का भंडार था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो सैन्य संगठन की स्थापना 1574 में अकबर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई और डाक प्रथा का प्रचलन कराया? तो शेर शाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड को बनाया था और डाक प्रथा का प्रचलन कराया था। रुपया की बात करें तो रुपया को भी शेर शाह सूरी ने ही चलाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय के किस खगोल शास्त्री को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? तो शंकर नायर ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना? तो खिलाफत आंदोलन को ही हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला? तो आगा खा के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आगा खा को मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, वंदे भारत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक किस आंदोलन में बना? तो स्वदेशी आंदोलन में वंदे भारतम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था और स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी रूप से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने को कहा गया था। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई। अगला प्रश्न है, मंजरी सेना और वानर सेना का संबंध गांधी के किस आंदोलन से है? तो मंजरी सेना और वानर सेना का संबंध
गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सर्वाधिक महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही भाग लिया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछ सकता है कि महिलाओं का सर्वाधिक योगदान किस आंदोलन में था, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजित समिति की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? तो राष्ट्रीय नियोजित समिति की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नागरिकों के उत्तरदायित्व का वर्णन कहाँ मिलता है? तो नागरिकों के उत्तरदायित्व का वर्णन मौलिक कर्तव्य में मिलता है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। अगर समिति की बात पूछे तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। शुरू में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। वहीं 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक कर्तव्य के तहत जोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर किस राज्य का है? तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। केरल का जीवन स्तर काफी उच्च है। वहीं अगर हम लोग बात करें स्वास्थ्य के मैटर में या फिर शिक्षा के मैटर में या फिर बात करें सेक्स लिंगानुपात के बारे में या फिर एसडीजी की बात करें तो इन सारे में टॉप स्टेट केरल हो जाएगा। अगला है, आगे बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय भारत के किसने शहरों में है? तो रिजर्व बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय 4 शहरों में स्थित है, जिसमें हो जाएगा पहला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन 4 शहरों में आरबीआई का प्रधान कार्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई तथा इसके पहले उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है? 1951 से 56 के बीच। अगर अध्यक्ष की बात करें तो नेहरू इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। वहीं अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की वह महारत्न कंपनी जिसे गोल्डन विकास पर्यावरण प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो गोल्डन विकास पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार भेल को प्रदान किया गया है। किसने गांधी को दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से किया है? ये तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किया है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1939 में भी त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के हट के कारण यानी उनके बोलने के कारण इन्होंने अध्यक्षता छोड़ दिया और उसके बाद 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। उसके बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में की जाती है। अगला प्रश्न है, सन 12 फरवरी 1922 को किस स्थान पर हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को रद्द करने का फैसला लिया गया? तो वारदोली के बैठक में असहयोग आंदोलन को रद्द करने का फैसला लिया गया और इसका कारण क्या था? तो 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हो जाता है। कुछ लोगों ने मिलकर एक पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसके कारण काफी पुलिस वालों और निर्मम लोगों की हत्या हो जाती है। इस कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। और चौरा चौरी स्थान है कहाँ पे? तो ये गोरखपुर में चौरा चौरी स्थान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए एआई चैटबॉट कुंभ सहायक का शुभारंभ कितनी भाषाओं में किया है? तो कुंभ सहायक का शुभारंभ 11 भाषाओं में किया गया है। एआई की पहली बैठक की बात करें तो एआई की पहली बैठक न्यू दिल्ली में की गई है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? तो यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कंचनजंगा हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना होती कब है? तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है और पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत से टोटल 43 साइट यूनेस्को में शामिल है। अगर हम 40वें साइट की बात करें तो धौलावीरा 40वां साइट हो जाएगा। 41वें साइट की बात करें तो शांति निकेतन 41वां साइट हो जाएगा। वहीं अगर 42वें साइट की बात करें तो होयसल मंदिर 42वां साइट हो जाएगा। वहीं 43वें साइट की बात करें तो मोईदम यानी असम का मोईदम 43वां साइट हो जाएगा। अगर पूछे कि भारत यूनेस्को में शामिल कब हुआ है तो
1983 में भारत यूनेस्को में शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कौन सा है तथा किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज है। ये स्थित कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ढोला सादिया ब्रिज की बात करें तो ढोला सादिया ब्रिज असम में स्थित है और यह सबसे बड़ा सड़क पुल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक गहराई से छोटा दिखाई देता है, यह किसका उदाहरण है? ये रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन का उदाहरण है। कहीं भी अगर झूठी घटना की बात करें यानी जो सच्ची ना हो पर सच्ची प्रतीत होती है यानी झूठी घटना की बात करें तो अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पानी में रखा हुआ पेंसिल टेढ़ा प्रतीत होता है या फिर पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसे जो घटना होते हैं ये रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन के प्रतीक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रडार द्वारा जहाज की स्थिति जांचने हेतु किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रडार द्वारा जहाज की स्थिति जानने हेतु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों की बात करें तो इनकी आवृत्ति काफी कम होती है और तरंग दैर्ध्य काफी अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति विकिरण जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के रूप में उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम गामा किरण हो जाएगा। गामा किरण की बात करें तो गामा किरण की आवृत्ति काफी अधिक होती है और तरंग दैर्ध्य काफी कम होता है, रेडियो तरंग के विपरीत होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह सामान्य से दूर या दूर के मार्ग से झुक जाती है। प्रकाश के झुकने की इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के झुकने की इस घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सर्वाधिक विचलित होता है? तो बैगनी रंग सर्वाधिक विचलित होता है और श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सर्वाधिक विचलित की बात करें तो बैगनी रंग सर्वाधिक विचलित होता है और लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आधी ऊंचाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश की बात करें, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, वहीं सबसे अधिक की बात करें तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव और उसके बाद ठोस में होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के अभिसरण का अपक्षरण करने की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे लेंस की क्षमता कहते हैं और लेंस की क्षमता मापी किसमें जाती है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का किससे नियंत्रित किया जाता है? तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंख में रस की बात करें, आंख में कौन सा रस होता है? तो आंख में विक्टियस ह्यूमस रस होता है। लेंस की बात करें तो आंख में कौन सा लेंस होता है? तो आंख में उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस पर वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भी पूछता है कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो दान के रूप में किया जाने वाला भाग कॉर्निया हो जाएगा। कॉर्निया का आंख का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यूरिया मानव शरीर के किस अंग द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो किडनी ही रक्त को पृथक करता है, यानी छानने का काम कौन करता है? तो किडनी छानने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रिक के प्रति मिनट कितना रक्त प्रवाह होता है? तो प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। रक्त की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और आरबीसी की कब्र की बात करें तो प्लीहा को आरबीसी का कब्र गृह कहा जाता है। किडनी ब्लड को छानने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 3 दिन तक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है?
तो मानव गुर्दे पर बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए जिम्मेदार है? तो फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। ब्लड में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में आता है और फेफड़ा उसकी शुद्धिकरण करता है और फिर ऑक्सीजन ब्लड में मिला के आगे ट्रांसफर कर देता है। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक गुर्दा बड़ी संख्या में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे नेफ्रॉन कहते हैं। अगला है, मानव द्वारा उत्पादित प्रमुख अवशिष्ट क्या है? तो मानव के द्वारा प्रमुख उत्पादित अवशिष्ट CO2 या फिर यूरिया है। अगला प्रश्न है, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है? तो ये रंध्र भाग जो होते हैं, पत्तियों के रंध्र भाग से इसका क्या होता है, निष्कासन होता है और इस रंध्र भाग को हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं। अगर पूछे कि प्रकाश संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग होता है, तो मैग्नीशियम तत्व का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो अमोनिया को यूरिया में यकृत यानी लीवर परिवर्तित करता है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि पित्त का स्राव कौन करता है, तो पित्त का स्राव भी लीवर ही करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो कप जैसी संरचना को वोमेन कैप्सूल कहते हैं और ये कहाँ स्थित होती है? तो ये किडनी यानी वृक्क में स्थित होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के वृक्क का भार लगभग कितना होता है? तो वृक्क की भार पूछ रहा है यानी किडनी की भार, तो किडनी की भार 140 से 142 ग्राम होती है। किडनी ब्लड को छानने का काम करता है यानी ब्लड के शुद्धिकरण का काम किडनी करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे किया था? तो मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण भार के आधार पे किया था, ये आप लोग बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है? तो कुल आवर्तों की संख्या 7 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों की किस समूह में रखा गया है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को जीरो ग्रुप में रखा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर जीरो ग्रुप की बात करें तो जीरो ग्रुप को हम लोग 18 ग्रुप भी कहते हैं और इस जीरो ग्रुप में नोबल गैसों को रखा गया है और टोटल नोबल गैसों की बात करें तो 6 टोटल नोबल गैसें हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किस तत्व को उचित स्थान प्रदान नहीं किया गया? तो हाइड्रोजन को उचित स्थान प्रदान नहीं किया गया है और हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार कौन सा आवर्त अपूर्ण है? तो 7वां आवर्त अपूर्ण है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कुल तत्व की बात करें तो कुल तत्व 118 है। अगर हम लोग कुल ज्ञात तत्व की बात करें तो कुल ज्ञात तत्व 117 है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम को आवर्त सारणी में किस ग्रुप में रखा गया है? तो पोटेशियम को ग्रुप 1 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाएगी। वहीं सबसे भारी धातु की बात करें तो ओस्मियम सबसे भारी धातु हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों में सबसे भारी और सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे भारी की बात करें तो रेडॉन सबसे भारी गैस है, वहीं सबसे हल्की की बात करें तो हीलियम सबसे हल्की गैस है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी पुरानी का पहला अंतिम तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का पहला और अंतिम तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व है और यूरेनियम सबसे अंतिम तत्व है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का प्रतिपादक मोसले ने किया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तत्वों का वर्गीकरण के लिए तिर्यक नियम किसने दिया था? तो तिर्यक नियम की बात करें यानी त्रिक नियम की बात करें तो त्रिक नियम को डोबरेनियन ने दिया था। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक नियम से प्रेरित होकर तत्वों के वर्गीकरण हेतु नए नियम का प्रतिपादक किसने किया? तो नए नियम का प्रतिपादक मेंडलीफ ने किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन ग्रुप में शामिल तत्व नहीं है? तो कार्बन ग्रुप में शामिल तत्व नहीं है तो ये रेडॉन और आर्गन हो जाएगा, ये दोनों कार्बन ग्रुप में शामिल नहीं है। कार्बन ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 14 को ही कार्बन ग्रुप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लैंथेनाइड्स तथा
एक्टिनाइड्स समूह तत्व किस ब्लॉक में आते हैं तथा इसकी कुल संख्या कितनी है? तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये ब्लॉक एफ में आते हैं और इसकी संख्या की बात करें तो इसकी टोटल संख्या 28 है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्रमशः क्या कहा गया है? 36 पंक्तियों की बात करें, 36 पंक्तियों को आवर्त कहा गया है, वहीं ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने यह माना कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व हैं, आगे चलकर तत्वों का विकास नहीं हो सकता है? तो ये न्यूलैंड ने कहा था कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व हैं और आगे चलकर तत्वों का विकास नहीं होगा। न्यूलैंड की बात करें तो अष्टक का नियम भी न्यूलैंड में ही दिया था और इन्होंने टोटल 7 आवर्तों की संख्या को दिया था। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का पहला योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो 1966 से 1969 तक पहला अवकाश काल रहा था। सेकंड की बात करें, सेकंड अवकाश काल तो 1978 से लेकर 80 तक रहा। वहीं थर्ड अवकाश काल की बात करें तो 1991 से 1992 तक थर्ड अवकाश काल रहा। अगला प्रश्न है, रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया? तो रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के काल में लाया गया था। गुरनाल मंडल की बात करें तो इन्हीं के समय ही गुरनाल मंडल को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरुआत किस राज्य द्वारा सबसे पहले की गई? तो एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरुआत सबसे पहले असम ने किया है। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत में बजट का पिता किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को भारत में बजट का पिता कहा जाता है क्योंकि भारत के सबसे पहली बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने ही प्रस्तुत किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।